हाँ, तो विद्यार्थियों, बीकॉम द्वितीय वर्ष में आपका स्वागत। आज अपन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का प्रथम अध्याय ऋण पत्रों का निर्गमन तथा ऋण पत्रों का शोधन, इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स शुरू करेंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का अंशों के निर्गमन, अभिगोपन और शोधन का चैप्टर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अपन ऋण पत्रों का निर्गमन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि ऋण पत्र किसे कहते हैं, ऋण पत्रों से आपका क्या आशय है। तो ऋण पत्र किसी भी कंपनी द्वारा लिए जाने वाले ऋण की लिखित स्वीकृति होते हैं, जिन्हें कंपनी की सार्वमुद्रा मतलब कॉमन सील जो होती है उसके अंतर्गत निर्गमित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अंतर्गत ऋण पत्र में बॉन्ड, ऋण पत्र स्टॉक जिसको ऋण पत्र स्कंद बोलते हैं, ऋण पत्र खुद या कंपनी द्वारा निर्गमित की गई कोई भी प्रतिभूति, चाहे उनके लिए कंपनी की संपत्तियों को प्रभावित किया गया हो, मॉर्गेज किया गया हो या नहीं किया गया हो, वे शामिल होते हैं। तो कुल मिला के कंपनी अधिनियम भी ऋण पत्र में बॉन्ड को, डिबेंचर स्टॉक को, डिबेंचर को या कंपनी द्वारा इश्यू कोई भी सिक्योरिटी, चाहे उस पर चार्ज उत्पन्न किया गया है या नहीं, ऋण पत्र में शामिल है। ऋण पत्र संबंधी प्रलेख में इनके निर्गमन और शोधन की शर्तों का उल्लेख होता है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कंपनी 10 वर्ष के बाद शोधन हेतु देय होने वाले ऋण पत्र निर्गमित नहीं कर सकती। मतलब 10 साल से ज्यादा के वो 10 साल तक के ही कर सकती है, उससे अधिक के डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती। परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें लगी हुई कंपनियां 30 वर्षों तक शोधन होने वाले ऋण पत्र निर्गमित कर सकती है, उससे अधिक के नहीं। ऋण पत्र धारकों को कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार मीन्स चार्ज भी प्रदान किया जा सकता है, परंतु ऐसा करना कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। कंपनी के ऋण पत्र धारकों को कोई मताधिकार नहीं मिलता, और यदि ऋण पत्रधारी कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाएं मीन्स कॉल्स का भुगतान न करे तो कंपनी इनका हरण भी नहीं कर सकती है, जैसे कि अंशों के केस में होता है। कोई भी कंपनी लाभांश मीन्स डिविडेंड के बदले डिबेंचर इश्यू नहीं कर सकती। ये तो डिबेंचर के बारे में जानकारी कि डिबेंचर क्या होते हैं। अब इस अर्थ और परिभाषा के आधार पर डिबेंचर्स की कुछ विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स। पहली विशेषता है यह कंपनी को दिए गए ऋण का प्रमाण है। दूसरी विशेषता है यह स्थिर ब्याज प्रदान करने वाली प्रतिभूति है जिस पर निर्धारित दर से निर्धारित तिथि को ब्याज देय होता है। तीसरी विशेषता है यह चल संपत्ति है, किसके लिए, जो पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसके लिए चल संपत्ति। चौथी विशेषता है स्कंध विपणि से इसका क्रय विक्रय मतलब स्टॉक एक्सचेंज होता है, उससे इसके परचेज सेल्स इसके फेस वैल्यू या उससे कम या उससे अधिक पर भी की जा सकती है, जैसा भी भाव होता है। पांचवी विशेषता है लाभ पर्याप्त न हो
या पर्याप्त हो, किसी भी परिस्थिति में इस पर ब्याज कंपनी को चुकाना ही पड़ता है, दिया ही जाता है। और अंतिम विशेषता, इसके लिए कंपनी की संपत्तियों पर प्रभाव उत्पन्न किया भी जा सकता है और नहीं भी। इसके बाद अपन ऋण पत्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स समझेंगे। कुछ विद्वान सीधा सीधा ही क्लासिफिकेशन कर देते हैं, परंतु ज़्यादा अच्छा रहता है अपन उनकी नेचर के हिसाब से अलग अलग क्लासिफिकेशन करें। तो पहला क्लासिफिकेशन सुरक्षा की दृष्टि से होगा, दूसरा अभिलेख की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि का मतलब ऑन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू डिबेंचर्स कितने प्रकार के हैं, फिर अभिलेख की दृष्टि से मतलब ऑन रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरा शोधन की दृष्टि से है ऑन रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, फिर प्राथमिकता की दृष्टि से है ऑन प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फिर परिवर्तनशीलता की दृष्टि से है ऑन कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अलग अलग हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं सुरक्षा की दृष्टि से ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से ऋण पत्रों को दो भागों में बांटा गया है, असुरक्षित ऋण पत्र और सुरक्षित ऋण पत्र, जिसको अपन कहें असुरक्षित या नेक्ड या अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, और दूसरा बंधक ऋण पत्र भी कह सकते हैं या सुरक्षित ऋण पत्र भी कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर। तो असुरक्षित ऋण पत्र क्या है? असुरक्षित या नेक्ड, जिसको या अनसिक्योर्ड डिबेंचर कह दो, ये वो डिबेंचर होते हैं जिनके धारकों को कंपनी की किसी संपत्ति पर कोई प्रभार नहीं दिया जाता, और ऐसे डिबेंचर अच्छी साख वाली कंपनी ही निर्गमित करती है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है तो जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी उस कंपनी के द्वारा ही ऐसे डिबेंचर इश्यू किए जाएंगे। क्योंकि कंपनी यदि इनका भुगतान नहीं करती है तो डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई एसेट मॉर्गेज नहीं होती जिनको बेच के वो वसूल कर लें। दूसरे है बंधक ऋण पत्र, मॉर्गेज, या जिसको कहते हैं सुरक्षित ऋण पत्र, सिक्योर्ड डिबेंचर। इन ऋण पत्रों के धारकों को कंपनी की संपत्तियों पर बंधन अधिकार प्राप्त होता है, मॉर्गेज बंधक अधिकार प्राप्त होता है। यह विशिष्ट संपत्ति पर स्थिर प्रभार, फिक्स चार्ज, तथा सभी संपत्तियों पर चल प्रभार, मतलब सारी एसेट पर प्लॉटिंग चार्ज भी हो सकता है। तो यदि कंपनी इनके धारकों को समय पर ब्याज का और शोधन तिथि को मूल धनराशि का भुगतान करने में असमर्थ रहती है, तो इसके धारक जो संपत्तियां इनके पास प्रभारित है उन्हें बेचकर राशि वसूल करने का अधिकार रखते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है अभिलेख की दृष्टि से, मतलब ऑन रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें भी दो तरह के डिबेंचर हैं, एक है पंजीकृत जिसको अपन रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं, दूसरे है वाहक या अनरजिस्टर्ड इसको बेरर डिबेंचर्स कहते हैं। पंजीकृत और अपंजीकृत, अपंजीकृत को वाहक ऋण पत्र भी कहते हैं, मतलब अनसिक्योर्ड नहीं, अनरजिस्टर्ड और बेरर डिबेंचर, सिक्योर्ड नहीं। तो पंजीकृत ऋण पत्र या रजिस्टर्ड डिबेंचर किसे कहते हैं? ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों मीन्स होल्डर्स के नाम ऋण पत्रधारियों के रजिस्टर में अंकित हों तथा इन पर ब्याज उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिनका नाम ऋण पत्र धारकों के रजिस्टर में पंजीकृत हो, तो उन्हें अपन पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। ऐसे ऋण पत्रों को खरीदने और बेचने के लिए ट्रांसफर डीड मतलब हस्तांतरण प्रलेख का पंजीकरण कंपनी के पास कराना आवश्यक होता है,
जिससे विक्रेता का नाम रजिस्टर से हटा दिया जाता है और क्रेता का नाम लिख दिया जाता है। ये ज़्यादा सुरक्षित ऋण पत्र होते हैं। और दूसरे हैं वाहक या अपंजीकृत ऋण पत्र, इसको बेरर या अनरजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। और ऐसे ऋण पत्रों के धारकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में नहीं रखा जाता है। ये सुपुर्दगी मतलब डिलीवरी मात्र से ही हस्तांतरित किए जा सकते हैं और इनके साथ ब्याज के कूपन लगे रहते हैं और ब्याज मिलने की तिथि पर जो इसका धारक होता है, होल्डर, उसके द्वारा कूपन प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। बैंक में वो ब्याज जमा हो जाता है। पर ऐसे ऋण पत्र खो जाएं, चोरी हो जाएं, तो जिसकी चोरी हुई है उसको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि जो चोरी करके ले गया वो उसका मालिक हो जाएगा, क्योंकि कंपनी के यहाँ तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तीसरा होता है शोधन के दृष्टिकोण से या शोधन की दृष्टि से, ऑन रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। शोधन की दृष्टि से भी ऋण पत्र दो प्रकार के हो गए, शोधनीय ऋण पत्र मतलब रेडीमेबल डिवेंचर और अशोधनीय ऋण पत्र मतलब इरेडीमेबल डिवेंचर। रेडीमेबल डिवेंचर या शोधनीय ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जो कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि पर पुनर्भुगतान योग्य होते हैं, शोधनीय होते हैं। अर्थात कंपनी अपने जीवन काल में ही इसका भुगतान कर देती है, क्योंकि इनको इश्यू करते समय ही बता दिया जाता है इतने टाइम बाद इनका पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा, रिडेम्पशन कर दिया जाएगा। यह भुगतान एक निश्चित अवधि के बीतने पर एक मुश्त भी किया जा सकता है और प्रतिवर्ष समान किस्तों या असमान किस्तों में किया जा सकता है, या कंपनी चाहे तो खुले बाजार में इनका क्रय करके भी इनका शोधन कर सकती है, मतलब क्रय करके उनको रद्द कर सकती है। शोधन प्रक्रिया का विवरण अपन ने जो प्रेफरेंस शेयर का शोधन था वो पिछले साल पढ़ा था और ये शोधन इसी अध्याय में कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद है अशोधनीय ऋण पत्र, इरेडीमेबल डिवेंचर। इन ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के समापन पर ही किया जाता है, परंतु आजकल मैंने जैसा आपको बताया कि 10 साल से अधिक के इश्यू नहीं किए जा सकते, तो 10वें साल समाप्त होने के बाद तो इनका भुगतान करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो तो 30 साल का है तो उतने टाइम में करना आवश्यक हो जाता है। शोधनीय तो होते ही हैं, अशोधनीय आजकल निर्गमित नहीं होते हैं, पहले होते थे जब ये कंपनी के समापन पर ही इनका शोधन होता था। ऐसे ऋण पत्रों के धारक कंपनी के जीवन काल में इनका भुगतान मतलब 10 साल बाद प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी चाहे तो इनका भुगतान पहले भी विशेष प्रस्ताव द्वारा कर सकती है। अधिनियम में संशोधन हो गया है 2013 वाला, उसके बाद इस श्रेणी के ऋण पत्र निर्गमित मैंने जैसा बताया नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि 10 साल और 30 साल की सीमा हो गई है। अगला है प्राथमिकता की दृष्टि से, ऑन प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्राथमिकता की दृष्टि से ऋण पत्रों को प्रथम बंधक मतलब फर्स्ट मॉर्गेज, द्वितीय बंधक सेकंड मॉर्गेज, तृतीय बंधक थर्ड मॉर्गेज आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। जब इनका पुनर्भुगतान करना हो उस समय इन्हें इसी क्रम में प्राथमिकता दी जाती है। प्रथम बंधक वाले ऋण पत्र धारकों को भुगतान करने के पश्चात ही द्वितीय बंधक वाले ऋण पत्र के धारकों को और द्वितीय बंधक वाले ऋण पत्र धारकों का भुगतान हो जाने के बाद फिर तृतीय चतुर्थ जितने भी ऐसे हो चार्ज वाले
बंधक वाले ऋण पत्रों के धारकों को भुगतान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने पहली बार डिबेंचर इश्यू किए, उसको फर्स्ट चार्ज दिया, सेकंड सीरीज इश्यू की, उसको सेकंड चार्ज दिया, थर्ड सीरीज इश्यू की, उसको थर्ड चार्ज दिया, ऐसे आगे से आगे चार्ज उसी एसेट्स पर देती गई, चाहे वो प्लांट थी या लैंड एंड बिल्डिंग था, कोई भी। अब मान लो कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है, तो ऐसी दशा में जैसे ही वो संपत्ति बिकेगी जिस पर चार्ज उत्पन्न किया हुआ है, तो सबसे पहले उसका जो पैसा आएगा, सबसे पहले जो डिबेंचर इश्यू हैं फर्स्ट सीरीज के, उनको भुगतान होगा। उसके बाद पैसा बचा तो सेकंड वालों को भी भुगतान होगा, उसके बाद भी पैसा बचा तो थर्ड वालों को होगा, नहीं बचा तो सेकंड वालों को भी प्रोपोर्शन में होगा। ये होता है इसका मतलब। जैसे उदाहरण लेते हैं, डिबेंचर कंपनी ने 1 लाख के इश्यू कर रखे हैं फर्स्ट सीरीज में, सेकंड में 2 लाख के, थर्ड में 3 लाख के। तो ये 3 सीरीजें डिबेंचर की इश्यू है। कंपनी ने अपनी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पर चार्ज किया है। फर्स्ट चार्ज फर्स्ट सीरीज वालों का है, सेकंड चार्ज सेकंड सीरीज वालों का है, थर्ड चार्ज थर्ड सीरीज के जो डिबेंचर इश्यू किए उनका है। मान लो कंपनी ऋण पत्रों का भुगतान करने में असमर्थ है और उन्होंने कोर्ट में दावा करके भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और कंपनी समापन की तरफ जा रही है। तो कंपनी की जैसे ही बिल्डिंग बिकेगी, माना कि उससे 2.5 लाख रुपए आए, तो सबसे पहले 1 लाख रुपए जो फर्स्ट सीरीज के इश्यू डिबेंचर उनका तो पूरा भुगतान हो जाएगा। सेकंड सीरीज के 2 लाख के हैं और अब 2.5 में से 1 जाने के बाद 1.5 लाख ही बचता है, तो हर डिबेंचर को 75% ही पेमेंट होगा जो सेकंड सीरीज के हैं, क्योंकि 2 लाख के हैं और 1.5 लाख ही उपलब्ध है, तो 75% पैसा ही उपलब्ध है। तो एक एक्स व्यक्ति है, उसके पास 100 डिबेंचर है 1000 रुपये वाले, तो उसको 1 लाख के बजाय 75,000 ही मिलेंगे। इसके बाद अपन लेते हैं परिवर्तनशीलता की दृष्टि से, ऑन कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो परिवर्तनशीलता की दृष्टि से ऋण पत्र 2 तरह के हुए, पूर्णतया परिवर्तनशील ऋण पत्र फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, और दूसरे आंशिक तौर पर परिवर्तनशील ऋण पत्र पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर जब इश्यू किए जाते हैं तो इश्यू की कंडीशंस या शर्तों के अंतर्गत ऋण पत्रों की पूरी राशि एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार अंशों में परिवर्तित कर दी जाती है, और जो पहले से ही घोषित है, पहले से ही डिक्लेयर्ड है, उन तिथियों पर एक मुश्त या किस्तों में विभिन्न भागों का सममूल्य पर या प्रभाजी पर अंशों में या ऋण पत्रों में जो भी जैसी शर्तें हैं परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो परिवर्तनशील ऋण पत्र है उनको अंशों या ऋण पत्रों जो भी इश्यू की कंडीशन है हमारी, उसके हिसाब से एट पार एट प्रीमियम जैसी भी स्थिति है उस हिसाब से परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऐसे ऋण पत्र जिन्हें एक समय सीमा के अंतर्गत निर्गमन की शर्तों के अनुसार अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तित कर दिया जाता है, उन्हें पूर्णतया परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। अर्थात उन जितने वैल्यू के डिबेंचर हैं उनके बदले दूसरी वैल्यू के, दूसरी रेट ऑफ इंटरेस्ट या उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिबेंचर या शेयर्स दे दिए जाएंगे। दूसरा है आंशिक तौर पर परिवर्तनशील ऋण पत्र, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर। इस योजना के अंतर्गत जो भी ऋण पत्र निर्गमित किए गए हैं उनके अंकित मूल्य का एक भाग ही अंशों में या ऋण पत्रों में
जो भी इश्यू की कंडीशन है उसके हिसाब से एट पार या एट प्रीमियम कन्वर्ट कर दिया जाता है और शेष पार्ट नॉन कन्वर्टेबल रह जाता है, जिसका जो भी इश्यू की कंडीशन है उसके हिसाब से रीपेमेंट कर दिया जाता है। यदि कुछ भी नहीं है तो 10 साल में तो 10वें साल के एंड में तो करना ही होता है। तीसरा इसमें आ जाता है अपरिवर्तनशील ऋण पत्र, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ये ऐसे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें बिल्कुल ही किसी अंश या ऋण पत्रों में परिवर्तित नहीं किया जाता है, इनका भुगतान ही किया जाता है। तो ये परिवर्तनशील ऋण पत्रों का अपरिवर्तित भाग होता है या तो, और कभी कभी टोटली नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर ही इशू किए जाते हैं तो वो हो जाते हैं। इसके बाद ये तो हुआ ऋण पत्रों का वर्गीकरण या ऋण पत्रों के प्रकार कह दो। इसके बाद चूंकि आपने पिछले साल अंशों के बारे में समझा था, तो कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो अंश खरीदते हैं उनको अपन अंशधारी बोलते हैं, जो ऋण पत्र खरीदते हैं उनको ऋण पत्रधारी बोलते हैं। तो अंशधारी और ऋण पत्रधारी में क्या अंतर है, ये पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड ए डिवेंचर होल्डर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नंबर फर्स्ट, इसका अंतर है अंशधारी कंपनी के मालिक या स्वामी होते हैं, जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। दूसरा अंतर है अंशधारियों को कंपनी से लाभांश मिलता है और ऋण पत्रधारियों को कंपनी से ब्याज मिलता है। तीसरा अंतर है कि लाभांश तभी दिया जाता है जब कंपनी को लाभ हो, जबकि ऋण पत्रों पर ब्याज तो देना अनिवार्य है चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि। अर्थात कहने का मतलब है अंशधारियों को तो लाभांश तभी मिलता है जब कंपनी को लाभ हो या पर्याप्त लाभ हो, परंतु ऋण पत्रधारियों को तो हर हालत में ब्याज मिलेगा ही, चाहे कंपनी को लाभ हो या नहीं हो या अपर्याप्त हो। चौथा अंतर है अंशधारियों को कंपनी की संपत्तियों पर किसी तरह का प्रभाव प्राप्त हो ही नहीं सकता, जबकि ऋण पत्रधारियों को यदि संचालकों ने उन्हें निर्गमित करते समय प्रभावित किया है तो उन्हें स्थिर या चल प्रभाव प्राप्त हो सकता है। पांचवा अंतर है समापन के समय अंशधारियों को भुगतान ऋण पत्रधारियों के बाद मिलता है, अर्थात ऋण पत्रधारियों को भुगतान में प्राथमिकता मिलती है, अंशधारियों को ये नहीं मिलती। और अंत में अपन कहेंगे कि समता अंशधारियों को सदैव मताधिकार का अधिकार होता है, जबकि ऋण पत्रधारियों को ये अधिकार नहीं होता। तो अंशधारियों को ये अधिकार होता है, जिसमें अपन क्लियर कहेंगे समता अंशधारियों को तो ये 100% होता ही है, पर यदि अंशधारी वो पूर्वाधिकार है तो उसको तो कंपनी अधिकार दे तभी होता है कभी कभी, बाकी नहीं होता। पर ऋण पत्रधारियों को तो होता ही नहीं। इसके बाद अपन लेते हैं ऋण पत्र पन्यास, मतलब डिवेंचर ट्रस्ट। तो ऋण पत्र पन्यास क्या होता है और ऋण पत्र पन्यास जब अपन बनाते हैं तो ऋण पत्र पन्यास प्रलेख तैयार करना होता है, डिवेंचर ट्रस्ट डीड। तो ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऋण पत्र जब कंपनी इश्यू करती है तो उसके धारकों की संख्या बहुत अधिक होती है, और ऋण पत्र धारकों की संख्या अधिक होने के कारण वे अपने ऋणों की सुरक्षा करने में प्रायः असमर्थ रहते हैं, क्योंकि वे पूरे देश में या विदेशों में बिखरे हुए रहते हैं। इसलिए उनके पास समय और सुविधाओं की कमी रहती है। कंपनी भी प्रत्येक ऋण पत्रधारी के पक्ष में संपत्ति प्रभावित नहीं कर सकती है, क्योंकि वो तो सारों पर एक साथ करती है। तो इस समस्या का समाधान कंपनी द्वारा ऋण पत्र पन्यास की स्थापना करके किया जा सकता है, और कंपनी
प्रन्यासी नियुक्त कर देती है। तो ये प्रन्यास या ट्रस्ट संबंधी कार्य बैंक भी कर सकते हैं, बीमा कंपनी भी कर सकती है, या अन्य वित्तीय संस्थाएं भी करने को तैयार हो सकती है। इसके अंतर्गत एक प्रन्यास सल्लेख बनाया जाता है, अर्थात ट्रस्ट डीड बनाया जाता है, जिसमें कंपनी के प्रबंधक उन प्रन्यासियों मतलब ट्रस्टीज के पक्ष में संपत्ति प्रभारित कर देते हैं, एसेट है वो मॉर्गेज कर देते हैं। यदि ऋण पत्रों का शोधन 18 महीने के बाद करना हो तो ऋण पत्र प्रन्यासियों की नियुक्ति की जाएगी। ऋण पत्र प्रन्यास के लिए जो प्रलेख निर्गमन बंद होने के 6 माह के भीतर बना लिया जाना चाहिए। मतलब डिबेंचर ट्रस्ट डीड है, ऋण पत्र प्रन्यास सल्लेख है, वो डिबेंचर का निर्गमन जो किया है वो इश्यू क्लोज होने के 6 महीने के भीतर बना लिया जाना चाहिए। एक चीज ध्यान रखने की है कि कोई भी साझेदारी फर्म में वो ट्रस्टी नहीं बन सकती। ट्रस्ट डीड या प्रन्यास सल्लेख कंपनी द्वारा अपना ऋण के संबंध में लिखित स्वीकृति माना जाता है और इन व्यवस्थाओं के कुछ लाभ भी हैं। क्या है पहला लाभ कि ट्रस्टीगण ऋण पत्रधारकों के हितों की देखरेख करते हैं, जिन्हें ट्रस्टी बनाया जाता है, जिसका मैंने अभी डिस्कशन किया, बैंक है या बीमा कंपनी है या और कोई वित्तीय संस्था, ये ट्रस्टीज होते हैं। तो ये ट्रस्टी लोग ऋण पत्रधारकों के हितों की देखरेख करते हैं। दूसरा, कंपनी की किसी चूक के संबंध में, कंपनी कोई डिफॉल्ट कर दे तो ऋण पत्रधारकों की ओर से आवश्यक कार्रवाई इन ट्रस्टियों द्वारा ही की जाती है, क्योंकि ये सारे डिबेंचर होल्डर की तरफ से नॉमिनेट होते हैं। और तीसरा लाभ है कि ये ट्रस्टी कंपनी की उक्त संपत्तियों के स्वामित्व पत्र, मतलब जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी अपने पास रखते हैं ताकि उचित समय पर उनके विक्रय द्वारा ऋणों की वापसी की जा सके। तो ये चीज हुई कि डिबेंचर ट्रस्ट क्या होता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, और डिबेंचर ट्रस्ट बनाने के फायदे क्या क्या हैं। इसके बाद अपन अब डिस्कस करेंगे ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर। यदि सार्वजनिक कंपनी जनता में अपना ऋण पत्रों का निर्गमन करना चाहे तो उसे एक प्रविवरण पत्र प्रोस्पेक्टस प्रकाशित करना होता है। ऋण पत्रों का निर्गमन बिना जनता को आमंत्रित किए भी किया जा सकता है। ऋण पत्र नगद राशि पर या संपत्ति क्रय करने के बदले भी निर्गमित किए जा सकते हैं, या दोनों तरीके से भी किए जा सकते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर, बट्टे पर और प्रब्याजी पर भी किया जा सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि ऋण पत्रों पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग करने पर भी धारा 52 जो 52 सेक्शन है कंपनी अधिनियम 2013 की, उसके प्रतिबंध लागू होते हैं। ऋण पत्रों के बट्टे पर निर्गमन पर अधिकतम बट्टे संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं है। ऋण पत्रों पर दिया गया बट्टा पूंजीगत हानि होने से इसे कंपनी को शीघ्र ही अपलिखित कर देना चाहिए। जब तक इसे पूर्णतया कंपनी अपलिखित नहीं कर देती है, तब तक इसका शेष अगले 12 माह में अपलिखित किया जाना है तो उसे अन्य चालू संपत्तियों के शीर्षक में दिखाया जाएगा, और जो 12 माह बाद अपलिखित किया जाना है उसे अन्य गैर चालू संपत्तियों के शीर्षक में अपरिशोधित व्यय मतलब अनएमोर्टाइज एक्सपेंसेस के नाम से दिखाया जाएगा। परिवर्तनशील ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमित
सामान्यतया नहीं किया जा सकता यदि वो ऋण पत्र अंशों में परिवर्तनशील हो। ऋण पत्रों में ही हो जब तो दिक्कत नहीं है, पर ऐसे ऋण पत्र जिनके बदले अंश निर्गमित किए जाने हों उन्हें बट्टे पर निर्गमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका प्रभाव एक प्रकार से अंशों को बट्टे पर निर्गमन करने जैसा ही हो जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 में प्रतिबंधित है। इसके बाद अपन लेखा प्रविष्टियां समझते हैं। लेखा प्रविष्टियों में सबसे पहले अपन ये मान के चलते हैं कि समस्त राशि जितनी फेस वैल्यू है ऋण पत्र की वो पूरी की पूरी आवेदन पर ही प्राप्त हो जाए, मतलब सारा पैसा एक साथ ही प्राप्त हो जाए, जिसको अपन एप्लीकेशन मनी कहते हैं। तो ये अब अपन डिस्कस करेंगे, चूंकि आप जानते हैं कि ऋण पत्र एट पार भी इश्यू हो सकते हैं, एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, एट डिस्काउंट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कि यदि एट पार इश्यू है और सारी राशि आवेदन के साथ ही देयी है तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या होगी। तो सबसे पहली एंट्री होती है जब आवेदन पर रोकड़ राशि प्राप्त होती है, मतलब कैश रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, सॉरी वो लिख देंगे, इतने डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। मान लो 10,000 डिबेंचर हैं और उस पर 100 रुपये आ रहे हैं, तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच लिखते हैं। तो पहली एंट्री हुई आवेदन पर राशि रोकड़ प्राप्त होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर ऋण पत्रों का आवंटन करने पर दूसरी एंट्री होगी ऑन द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स या व्हेन द डिबेंचर्स आर एलोटेड। तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितना परसेंट डिबेंचर है उतना परसेंट डिबेंचर अकाउंट। जो यहाँ परसेंटेज होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है डिबेंचर पे। बीइंग अलॉटमेंट ऑफ, जितने भी डिबेंचर्स है, जैसे एग्जांपल लिया 10,000, तो बीइंग अलॉटमेंट ऑफ 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100 ईच। कई बार क्या होता है कि जितने अपन डिबेंचर इश्यू करते हैं उसके बराबर एप्लीकेशन आ जाए जब तो दिक्कत नहीं, थोड़ी कम आ जाए तो भी दिक्कत नहीं, पर अधिक एप्लीकेशन आ गई तो जिन लोगों को अपन डिबेंचर से अलॉट नहीं करते हैं उनको अपने को राशि लौटानी पड़ती है, और ऐसे इश्यू को अपन ओवर सब्सक्रिप्शन या अधिप्रार्थित होना कहते हैं। तो ऋण पत्र अधिप्रार्थित हो जाए तथा आधी की राशि लौटानी पड़े, मतलब इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन व्हेन एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड, तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बीइंग एक्सेस मनी ऑन, जितने भी डिबेंचर्स है इतना डिबेंचर्स रिफंडेड। ये हुआ कि सारी राशि एक साथ प्राप्त हो और पैसा एक किस्त में ही, मतलब आवेदन पर ही मांग लिया जाए। अब दूसरा अपन लेते हैं कि यदि प्रब्याजी पर ऋण पत्रों का निर्गमन हो और सारी राशि एक साथ ही मांग ले तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। तो पहली एंट्री तो होगी जब रोकड़ राशि प्राप्त होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, जो भी है नंबर ऑफ डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज जो भी है। और दूसरी एंट्री होगी ऋण पत्रों का आवंटन करने पर, व्हेन द डिबेंचर्स आर एलोटेड, तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने भी परसेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो यहाँ लिख देंगे, इतना परसेंट डिबेंचर अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ज़्यादा अच्छा है सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दो।
नरेशन होगा बीइंग अलॉटमेंट ऑफ, जो भी नंबर ऑफ डिबेंचर वो लगा के इतना डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना इच। बाकी वो थर्ड एंट्री वो की वो होगी, ओवर सब्सक्रिप्शन कोई आ गया है तो रिफंड हो जाएगा पैसा, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग एक्सेस मनी ऑन इतने डिबेंचर्स रिफंडेड। अब तीसरी परिस्थिति आती है जब डिबेंचर्स बट्टे पे इश्यू हो। तो पहली एंट्री वही कि सारा पैसा चूंकि एक साथ ही मंगा रहे हैं, अपनी पहली वही मान्यता चल रही है, तो रोकड़ प्राप्त होने पर एप्लीकेशन पर जैसे ही आवेदन पर राशि प्राप्त हुई तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। दूसरी एंट्री ऋण पत्रों का आवंटन करने पर होगी व्हेन द डिबेंचर्स आर एलोटेड, तो एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू इतना परसेंट डिबेंचर्स बीइंग अलॉटमेंट ऑफ इतने डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज इतना ईच। थर्ड एंट्री वही है, ओवर सब्सक्रिप्शन हो और राशि लौटानी हो तो सेम ही एंट्री है, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सेस मनी ऑन डिबेंचर्स रिफंडेड। इसके बाद अपन लेते हैं ऋण पत्रों का भुगतान किस्तों में देय हो, अर्थात एक साथ नहीं मंगा के किस्तों में भुगतान मंगाया जाए तो अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी।